Dear student, in this video lecture we are going to discuss some other theoretical aspects of nucleic acid. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को लेके कुछ बातें की थी, जिसमें हमने बेसिकली नाइट्रोजन बेस स्ट्रक्चर एंड नाइट्रोजन बेस के जो पेयरिंग पैटर्न है उसका पीएच और इनसे किस तरीके से वो अफेक्ट होता है, टॉटोमराइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर्स में उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम न्यूक्लिक एसिड के डिफरेंट टाइप्स और स्पेसिफिकली डीएनए की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फोकस करेंगे। हम न्यूक्लिक एसिड की जब भी बात करते हैं तो हमारे सामने दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आते हैं, आरएनए और डीएनए। जो आरएनए होता है उसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइबो शुगर जो है वो पाई जाती है। राइबो शुगर जो है वो पाई जाने के कारण इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि जो डीएनए है इसमें राइबोज शुगर जो है वो ना होके यहाँ डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। देखिए, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर में 2 प्राइम पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम होती है, राइट। तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। उसके बाद आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड यूजुअली स्ट्रक्चर्स होती है, जबकि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर्स होती है। आगे हम इसको देखेंगे। यहाँ पे आरएनए को अगर हम देखें तो आरएनए एक राइबो शुगर कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड है और ये मोस्ट एंशिएंट मॉलिक्यूल है। मतलब ये कि अर्थ पे जब लाइफ तो सबसे पहले अगर न्यूक्लिक एसिड कोई इवॉल्व हुआ तो वो आरएनए था, डीएनए बाद में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में हम पढ़ते हैं। उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम देखेंगे कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या है और किस तरीके से वो आरएनए की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करती है। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि लाइफ जब स्टार्ट हुआ तो जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल था जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ वो आरएनए था। इसी को हम आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। क्योंकि आरएनए के साथ स्टेबिलिटी को लेके कुछ इश्यू थे, इसीलिए आरएनए को डीएनए के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया गया। लेकिन आज की डेट में भी कुछ वायरस हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्टली जो है ये वायरस में आज की डेट में भी एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सिस्टम में बहुत सारी जेनेटिकल प्रोसेस ऐसी हैं जहाँ पे आरएनए का इन्वॉल्वमेंट अभी है, जो ये प्रूव करता है कि आरएनए जो है वो पहले जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आरएनए act as a genetic material in some virus, act as a genetic material in virus। मतलब बहुत सारे कुछ वायरस ऐसे हैं जैसे रेट्रोवायरस, राइट। HIV जो है वो एक तरह का रेट्रोवायरस है। तो इनमें अभी भी जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आरएनए जो है बहुत सारी यूकैरियोटिक सिस्टम में जेनेटिक प्रोसेस में अभी इन्वॉल्व है। उसको हम वहाँ पे अगर इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है तो इसको हम राइबोजाइम कहते हैं। तो इफ कंसिस्ट एंजाइम नेचर, अगर ये एंजाइम नेचर रखता है, राइट, तो एंजाइम नेचर के कारण नेचर, तब हम इसको कहते हैं राइबोजाइम। ये आगे हम स्प्लाइसिंग में इसको पढ़ेंगे कि राइबोजाइम में किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है। यहाँ पे जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 प्राइम पोजीशन पे OH होती है, राइट। तो 2 प्राइम पोजीशन पे जो OH है वो थोड़ा सा OH की जो नेचर होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है। न्यूक्लियोफाइल की ये यहाँ से OH माइनस के रूप में अगर रिमूव हो जाए तो ये फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड होता है उस पर ये अटैक करता है और उसको तोड़ देता है। तो ऐसा माना जाता है कि 2 प्राइम OH के कारण ये थोड़ा सा स्टेबल कम होता है।
ठीक है। तो लेस स्टेबल ड्यू टू 2' OH पोजीशन, लेस स्टेबल डीएनए के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल ड्यू टू 2' OH प्रेजेंस। तो मतलब 2' OH की प्रेजेंस के कारण ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, ठीक है। और यही एक ऐसा कारण था जिसके कारण ये जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये आज की डेट में नहीं है, इसको डीएनए के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। आरएनए जो है, हाँ, इसी को मैं अभी कंटिन्यू अगर कर रहा हूँ तो आरएनए में यहाँ पे अगर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज की भी बात करूँ तो आरएनए जो है वो मोर कॉम्पैक्ट होता है एज कम्पेयर टू डीएनए एंड हाई डेंसिटी होती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है एज कम्पेयर टू डीएनए, मोर कॉम्पैक्ट एंड हाई डेंसिटी। अगर हम डीएनए से इसकी तुलना करें तो ये कॉम्पैक्ट ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है, एंड हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू डीएनए, राइट। तो एज डीएनए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डीएनए के कंपैरिजन में कॉम्पैक्ट एंड डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आरएनए में करनी है, लेकिन इसको यूजुअली हम जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए, जैसे आरएनए के अगर टाइप देखें तो ये 3 टाइप्स के हैं, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए। और भी ऐसा नहीं है कि ये 3 ही टाइप हैं, ये 3 टाइप्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं जीन एक्सप्रेशन में, राइट। तो किस तरीके से कोई प्रोटीन जो है वो जीन से एक इंफॉर्मेटिव वे में ट्रांसलेट हो रही है, तो वहाँ पे ये 3 आरएनए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जीन एक्सप्रेशन इनका रोल होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं को हम स्टडी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलुलर सिस्टम में सिर्फ यही 3 टाइप्स के आरएनए पाए जाते हैं, राइट। जीन एक्सप्रेशन में एमआरएनए जो है वो एक मैसेंजर आरएनए होता है, वो इन्फॉर्मेशन को पास करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम की स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है। टीआरएनए एमिनो एसिड को कैरी करता है साइटोप्लाज्म में। डिफरेंट टीआरएनए जो है अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं, उनको जो है प्रोटीन सिंथेसिस साइट तक लेके आता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे आरएनए हैं, जैसे मैं बात करूं जीआरएनए, राइट। एक आरएनए होता है जिसको कहते हैं जीआरएनए। अगर मैं जीआरएनए को देखूं तो ये जो है आरएनए एडिटिंग में रोल प्ले करता है। ये आरएनए एडिटिंग जो है ये भी हम जीन एक्सप्रेशन में देखेंगे कि आरएनए एडिटिंग क्या है, राइट। जीआरएनए आरएनए एडिटिंग में रोल प्ले कर रहा है। एसएनआरएनए एक होता है, आपने सुना होगा एसएनआरएनए, ये स्प्लाइसिंग में, ठीक है। तो ये आरएनए स्प्लाइसिंग में रोल प्ले कर रहा है, राइट। क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है बन के ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो वहाँ पे इंट्रॉन्स भी हैं, तो उन इंट्रॉन्स को निकाला जाता है, तो इंट्रॉन्स का रिमूवल आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाता है। एससीआरएनए है, राइट। एक आरएनए होता है एससीआरएनए, ये प्रोटीन टारगेटिंग, राइट। तो प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं कि कोई प्रोटीन जिसको जहाँ जाना चाहिए था वो वहाँ कैसे जाती है, उसकी एक फिक्स मशीनरी है, तो उसको हम पढ़ेंगे, तो उसको कहते हैं प्रोटीन टारगेटिंग। उसमें एससीआरएनए रोल प्ले करता है। एसआईआरएनए और एमआईआरएनए आपने बहुत सुना होगा, एसआईआरएनए और एमआईआरएनए। तो ये दोनों जो आरएनए हैं, एसआईआरएनए और एमआईआरएनए, ये जीन इंटरफेरेंस में रोल प्ले करते हैं। जीन इंटरफेरेंस जो है जीन साइलेंसिंग, या इसको कहें जीन साइलेंसिंग में रोल प्ले करते हैं। जीन साइलेंसिंग कहते हैं कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ करना या ऑन करना, जीन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये कुछ अदर आरएनए हैं और हमें इनको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आरएनए में हमने देखा कि भाई ये जो है 2' OH प्रेजेंट होती है, यहाँ पे राइबोसुगर होती है, और 2' OH के कारण स्टेबिलिटी भी कंपेरेटिवली कम होती है। मोस्ट एंशिएंट मॉलिक्यूल है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में आज भी कुछ वायरस में ये
काम कर रहा है। अगर इसका कोई एग्जांपल देखें तो जैसे रेट्रोवायरस है, आज की डेट में अभी जो बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा कोरोना वायरस, ये भी आरएनए वायरस है। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में आप आरएनए को ही पाएंगे, आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर आरएनए में एंजाइमेटिक नेचर पाई जाती है तो ये राइबोजाइम कहलाते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। उसके अलावा मोर कॉम्पैक्ट एंड हाई डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू डीएनए। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के कुछ आरएनए हैं जिसको हमने विद फंक्शन यहाँ पे देखा, और कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या कह रही है। तो जो डीएनए है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होती है। डीऑक्सी का मतलब होता है कम, तो यहाँ पे 2 प्राइम OH एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे शुगर में 2 प्राइम पोजीशन पे OH नहीं पाया जाता, ओनली H प्रेजेंट होता है, ओनली H प्रेजेंट। यहाँ पे OH नहीं है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन की क्या हो गई है, वहाँ पे कमी हो गई है। तो ये थोड़ा सा इनका एक स्ट्रक्चरल पॉइंट्स होता है। उसके अलावा डीएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूजली मेनली एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। मोस्टली जो है आप ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो वहाँ पे मेनली एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो अगर मोस्टली ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपको डीएनए मिलेगा, तो मेनली एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब आरएनए को क्यों डिस्प्लेस कर दिया गया, डीएनए क्यों जेनेटिक में। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट्स यूजुअली हम पढ़ते हैं कि कौन से वो 2 एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में है। इसमें हम ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और हर्षेचेज का टी2 बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे। उसके अलावा डीएनए की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो रोज़ेलिन फ्रैंकलिन जो है एक साइंटिस्ट थी। रोज़ेलिन फ्रैंकलिन जो है और वाटसन एंड क्रिक, इन 3 वैज्ञानिकों, 4 एक्चुअली यहाँ पे 4 वैज्ञानिकों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आता है। तो डीएनए स्ट्रक्चर में जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इनमें भी बड़ा एक कहानी है इसके पीछे। हुआ क्या था कि जो एक साइंटिस्ट थी रोज़ेलिन फ्रैंकलिन, रोज़ेलिन जो फ्रैंकलिन है वो डीएनए के स्ट्रक्चर पर काम कर रही थी, और वाटसन और क्रिक जो है वो भी उसकी स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे। तो जो वैज्ञानिक हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में वो हैं रोज़ेलिन फ्रैंकलिन। रोज़ेलिन फ्रैंकलिन जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट्स पे काम कर रही थी, और ये लैब में काम कर रही थी वो थी विल्किंस। विल्किंस जो है बहुत एक फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, तो वो रोज़ेलिन फ्रैंकलिन जो है विल्किंस लैब, तो विल्किंस लैब लिखूं तो वैज्ञानिक का नाम भी था विल्किंस, इनके साथ काम कर रही थी। दूसरी तरफ 2 वैज्ञानिक और थे, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। तो हुआ क्या कि रोज़ेलिन फ्रैंकलिन विल्किंस के साथ मिलकर इनकी लैब में एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न पे स्टडी कर रही थी। तो इन्होंने जो पैटर्न डेवलप किया, एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए फाइबर, पैटर्न ऑफ डीएनए फाइबर। तो इन्होंने डीएनए फाइबर का एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो स्टडी किया और कुछ स्ट्रक्चरल जो कंक्लूजन है वो निकाले, क्योंकि जो वाटसन और क्रिक हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि डीएनए में जो स्ट्रैंड हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं। तो वाटसन और क्रिक जो है इन्होंने रोज़ेलिन फ्रैंकलिन के कुछ कंक्लूजन के बेस पे ये पता किया कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और उन्होंने बाद में इसी कंक्लूजन के बेस पे अपने कुछ अदर एस्पेक्ट्स को ऐड करते हुए डबल हेलिकल मॉलिक्यूलर मॉडल डबल
हेलिकल मॉडल प्रपोज किया, राइट। डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया, और ये प्रपोज किया था इन्होंने 1953 में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रोजलिंड फ्रैंकलिन जो है उसका डेटा जो कंक्लूजन था, और इन्होंने ये जो डेटा निकाला था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए फाइबर से निकाला था। विल्किंस जो है उनकी लैब में ये काम कर रही थी, और वाटसन और क्रिक ने फिर इसी कंक्लूजन के बेस पे डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया 1953 में। और बाद में विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज मिला। रोजलिंड फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि वो उस टाइम जीवित नहीं थी, और नोबेल प्राइज का ये थोड़ा सा है कि डेथ के बाद नोबेल प्राइज यूजुअली नहीं दिए जाते। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन जो है इनका डीएनए स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे डीएनए के अगर टाइप्स की बात करें तो डीएनए जो है वो कई सारे टाइप्स का होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए डीएनए, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ए टाइप डीएनए, बी टाइप डीएनए, उसके बाद सी टाइप डीएनए, डी टाइप डीएनए, जेड टाइप डीएनए, ई टाइप डीएनए, राइट। तो बहुत सारे टाइप्स का डीएनए, लेकिन इसमें से हमें मेनली जिसको स्टडी करना है वो है ए टाइप, बी टाइप एंड जेड टाइप, ठीक है। और इसमें भी आपको जो डबल हेलिकल मॉडल जो दिया गया था वाटसन और क्रिक ने, वो किस टाइप का मॉडल था, वो बी डीएनए का मॉडल माना जाता है, ठीक है। तो अब जो है हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, ए टाइप, बी टाइप, जेड टाइप क्या है, और उसके बाद फिर हम आगे स्ट्रक्चरल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बी टाइप डीएनए, क्योंकि जो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो बी डीएनए था। बी डीएनए जो है यहाँ पे दो एंटी पैरल स्ट्रैंड होते हैं, राइट। तो और इनको हम राइट हैंडेड एंटी पैरल स्ट्रैंड बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ये दोनों स्टैंड हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे देखिए। यहाँ पे ये स्टैंड अगर 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम। कहने का मतलब है कि दोनों स्टैंड एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी वाले होते हैं, इनको कहते हैं एंटी पैरल। कि एक टर्मिनल पे एक सिरा जो है वो अगर 5 प्राइम है तो दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम होगा। दूसरा यहाँ पे इस तरीके से जो रोटेशन है यहाँ पे राइट हैंडेड होता है, राइट हैंड एंटी पैरल स्टैंड, एंटी पैरल स्टैंड जो है ये होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्ट्रैंड है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को मैं थोड़ा सा अगर मैं जूम करके देखूं कि भाई ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है ये किस तरीके से बना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको देखिए। यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो होते हैं। मैं मतलब जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न है उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या होगा कि ये फॉस्फेट बॉन्ड, राइट, और ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है नीचे की तरफ जो है ये OCH2, ठीक है। यहाँ पे ये शुगर है, 5 कार्बन शुगर। जैसे मैं अगर डीएनए की बात करूँ तो यहाँ डीऑक्सीराइबो शुगर होगी, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा फर्स्ट कार्बन से, ये है फर्स्ट कार्बन, ये है C2,
ये है C3, ये है C4, और ये जो कार्बन है ये थोड़ा सा, ये कौन सा हो गया C5, ये कार्बन हो गया C5, ये C5, और C5 जो कार्बन है वो ऊपर की तरफ फॉस्फोडाइएस्टर से दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो C3 है ये नीचे की तरफ जो है वही फिर से CH2, और फिर नीचे की तरफ फिर से क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है ये दो न्यूक्लियोटाइड को, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, राइट, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, और नीचे की तरफ ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्योंकि हमने न्यूक्लियोटाइड में क्या बोला था कि शुगर, नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस, ये इस तरीके। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं, देखिए ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के कारण एक नेगेटिव चार्ज आता है। ये जो ऑक्सीजन होती है फॉस्फेट पे, इसके कारण नेगेटिव चार्ज रहता है। और यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जैसे आप एस्टर बॉन्ड पढ़ते हो तो इसको कहते हो आप एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज एस्टर बॉन्ड में नहीं पाया जाता। इस एस्टर बॉन्ड जो है वो इसके जैसा ही तो है, ये देखो। अब इसको देखो कैसे, यहाँ पे ये जो फॉस्फेट है इसकी जगह अगर कार्बन होता तो एक एस्टर तो ये हो गया, ठीक है, एक एस्टर तो ये हो गया, और एक एस्टर ये हो गया। मतलब यहाँ पे दो एस्टर इस तरीके से बॉन्ड के सिमिलर टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, क्योंकि एस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं। और यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था है, और ऐसी दो व्यवस्थाएं, एक इधर की तरफ और एक उधर की तरफ, तो इसी को कहते हैं फॉस्फो, इसीलिए इसको कहते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड है इसकी हमने बॉन्डिंग पैटर्न और ये सारी चीज़ें देखी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें डिटेल में नहीं आना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम ये देखेंगे कि बीडीएनए में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाते हैं। तो राइट हैंड एंटीपैरल स्टैंड होते हैं बीडीएनए में। उसके बाद बीडीएनए जो है वो सेलुलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। यहाँ पे एक रोटेशन जब 360 डिग्री का कंप्लीट होता है तो इसको कहते हैं पिच। मतलब कि 360 डिग्री का एक रोटेशन जहाँ कंप्लीट हो जाए उसको कहते हैं पिच। और एक पिच की जो हाइट होती है, एक्सियल हाइट, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो जो पिच वैल्यू है, राइट, पिच वैल्यू या ये कहें पिच की जो हाइट है वो होती है यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम जो है मतलब कि यहाँ से कोई शुरू हुआ और एक 360 डिग्री कंप्लीट जहाँ पे ऊपर होते हैं तो एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा ट्विस्ट एंगल, यहाँ पे एक आता है ट्विस्ट एंगल। ट्विस्ट एंगल कहते हैं कि डीएनए जो है वो कितना डिग्री का रोटेशन शो कर रहा है। तो ट्विस्ट एंगल यहाँ पे वैल्यू होती है 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 34 डिग्री नहीं है, ये एंगस्ट्रॉम है, 34 एंगस्ट्रॉम। ट्विस्ट एंगल जो है कि ये जो डीएनए है ट्विस्ट एंगल वो कितना रोटेशन शो कर रहा है। उसके बाद बीडीएनए में एक आता है टिल्ट एंगल। देखिए ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखनी है, टिल्ट एंगल। और बाकी डीएनए में हम ये नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। टिल्ट एंगल की वैल्यू होती है -6.2।
अब ये टिल्ट एंगल क्या है? देखिए, ये जैसे डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड के साथ जो है शुगर जुड़ी हुई है और शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं, और इसी को हम जो है आपने देखा होगा कई बार हम इस तरीके से शो करते हैं इसी स्ट्रक्चर को, जैसे ये स्ट्रैंड, और हम सीधा जो है नाइट्रोजन बेस यहाँ लगा देते हैं। तो इस बैकबोन के साथ नाइट्रोजन बेस जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको कहते हैं, ये वाला एंगल नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता दिया। जैसे ये स्ट्रैंड है, ये नाइट्रोजन बेस है, तो जो नाइट्रोजन बेस है ये यहाँ पे जो लगा हुआ है शुगर के, इसका इस स्ट्रैंड के साथ कितना एंगल है वो कहलाता है टिल्ट एंगल, राइट। तो नाइट्रोजन बेस का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जो एक रेस्पेक्टिव रोटेशन है वो कहलाता है टिल्ट एंगल, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक आता है यहाँ पे प्रोपेलर ट्विस्ट, प्रोपेलर ट्विस्ट एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोपेलर ट्विस्ट एंगल जो है, या फिर प्रोपेलर ट्विस्ट ही कहते हैं, ये है 16 डिग्री। प्रोपेलर ट्विस्ट कहते हैं कि जैसे ये डीएनए है, डीएनए में यहाँ पे एडेनिन है, तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमीन होगा। तो ये जो एडेनिन और थाइमीन है ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नहीं है, एक दूसरे से थोड़ा सा कुछ डिग्री का एंगल बना के रखते हैं। तो दोनों नाइट्रोजन बेस का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो रोटेशन होता है वो प्रोपेलर ट्विस्ट कहलाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोपेलर ट्विस्ट जो है इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये तो कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक टर्न में 10.5 बेस पेयर पाए जाते हैं, बी टाइप के डीएनए में 10.5 बेस पेयर पर टर्न पाए जाते हैं। और अगर मैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, बहुत इसको अप्रॉक्सीमेट 10 बेस पेयर भी कई बार लिख देती है, और 10 बेस पेयर पर टर्न, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 10.5 बेस पेयर पर टर्न। यहाँ पे जो शुगर की पकड़िंग कंडीशन है, अगर हम ये देखें कि भाई जो शुगर पकड़िंग है वो कौन सी पाई जा रही है, तो यहाँ पे जो डायमीटर है, दोनों स्टैंड के आपस में एक दूसरे से दूरी है, ये पाई जाती है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है। इसके अलावा यहाँ पे एंडो और एक्जो सिचुएशन को अगर हम देखें तो बी फॉर्म में C2 प्राइम एंडो कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो है C2 प्राइम एंडो। अब मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि C2 प्राइम एंडो क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो C2 प्राइम एंडो शुगर पकर कन्फर्मेशन, राइट। तो शुगर पकर की जो कन्फर्मेशन है वो कौन सी है, यहाँ पे C2 प्राइम एंडो है। इसका मतलब जो C2 प्राइम कार्बन है वो प्लेन से ऊपर है, C5 की तरफ है, और C3 जो है वो प्लेन से नीचे की तरफ है। अगर यहाँ C2 प्राइम एंडो है तो C3 क्या होगा, C3 प्राइम एक्जो होगा। यहाँ पे ग्लाइकोसिल जो बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड था, उसका रोटेशन क्या है, जो सिन और एंटी कन्फर्मेशन हमने देखे थे, अगर मैं उसको यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एंटी कन्फर्मेशन जो है वो पाया जाता है, तो एंटी कन्फर्मेशन, और इसको बोलते हैं हम एंटी कन्फर्मेशन को ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन, क्योंकि ये जो सिन और एंटी कंडीशन है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था उसके रोटेशन से बनते हैं, तो ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया, ये यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा, एंटी कन्फर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे जो मेजर ग्रुव है, ये यहाँ पे दो तरह की ग्रुव होती हैं। जब भी दो स्टैंड, इसको कहते हैं, इस ये एरिया होता है जहाँ दो स्टैंड जो है, ये है मेजर ग्रुव,
यहाँ बहुत अच्छे से ये बन नहीं पाया है, इसको मेजर ग्रुप। तो जहाँ सामने से आप देखोगे तो दो स्टैंड जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक बड़ी ग्रुप बन जाती है और एक छोटी ग्रुप बन जाती है। तो जो बड़ी ग्रुप है वो है मेजर और जो छोटी है वो है माइनर ग्रुप। तो यहाँ पे जो मेजर ग्रुप है, राइट, जो मेजर ग्रुप है उसको ध्यान रखना है। मेजर एंड माइनर ग्रुप प्रेजेंट, दोनों ही ग्रुप पाए जाएंगे। और दोनों की खासियत क्या है? तो मेजर ग्रुप और है वो वाइड एंड इंटरमीडिएट डेप्थ है। वाइड बड़ी है काफी एंड इंटरमीडिएट डेप्थ, ठीक है, वाइड एंड इंटरमीडिएट डेप्थ। और जो माइनर ग्रुप है वो है नैरो, नैरो एंड इंटरमीडिएट डेप्थ, ठीक है, इंटरमीडिएट डेप्थ। तो ये मेजर एंड माइनर ग्रुप की खास बात, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। BDNA जो है यहाँ पे ये कंफर्मेशन हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद हम आते हैं ए टाइप के DNA पर, ठीक है। BDNA जो है उसके बाद हम अब देखेंगे ADNA। ADNA में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे जब भी हम ADNA की बात करते हैं, ADNA में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि BDNA को अगर आप कंप्रेस कर दो, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, मैं BDNA को अगर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे रखूँ, दो तीन इसमें कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे मिलता है। या फिर मैं BDNA को कंप्रेस कर दूँ बहुत ज़्यादा, राइट, या फिर मैं डिहाइड्रेशन, या फिर मैं BDNA को हाईली डिहाइड्रेटेड कंडीशन में रखूँ। तो ऐसा देखा गया है कि इन सिचुएशन में जो BDNA है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए टाइप के DNA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा नेचुरली अकरिंग नहीं है, नो नेचुरल अकर, क्योंकि इस तरह की जो हार्ड सिचुएशन है, नो नेचुरल अकरेंस, वो नेचुरल अकरेंस यूजुअली ADNA नहीं शो करते, क्योंकि इस तरह की हार्ड सिचुएशन फिजियोलॉजिकल लाइफ के लिए सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हो, बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस सिचुएशन हो, या फिर हाईली डिहाइड्रेटेड सिचुएशन हो, तो इस तरह का सेल के अंदर सिस्टम इतना हाई वैल्यू पे सर्वाइव नहीं कर सकती सेल। इसीलिए ADNA आर्टिफिशियली जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही ज़्यादातर स्टडी किया गया। जैसे रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है वो जब फाइबर को स्टडी कर रही थी, क्रिस्टलाइजेशन फाइबर में बहुत हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यूज करनी पड़ती है। उस तरह की सिचुएशन में जब आप BDNA को रखते हो तो वो ए टाइप के DNA में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखें तो ए टाइप का जो DNA है इसमें डायमीटर जो है, दोनों स्टैंड का जो एक दूसरे से डिस्टेंस है उसको अगर हम देखें तो ये 26 एंगस्ट्रॉम है। BDNA में ये 20 एंगस्ट्रॉम था। डायमीटर के अलावा बेस पर हेलिकल टर्न, बेस पर हेलिकल टर्न की अगर वैल्यू देखा जाए तो ये 11 बेस एज है, मतलब एक टर्न में 11 बेस पाए जाते हैं। इसके अलावा हेलिक्स जो है उसका टिल्ट जो है वो यहाँ पे जैसे टिल्ट एंगल देखो, तो यहाँ पे जो टिल्ट एंगल है, जैसे DNA में, बी टाइप के DNA में वो 6 पॉइंट समथिंग था, 6.2 जो है वो देखा था। यहाँ पे जो टिल्ट एंगल है, अरे ये बार बार ये गलत हो,
एंगल। जो टिल्ट एंगल की वैल्यू है ए टाइप के डीएनए के लिए वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइप के जो डीएनए है इसमें अगर मैं शुगर पकरिंग की सिचुएशन देखूं कि शुगर पकर कंफर्मेशन क्या है, तो शुगर पकरिंग में यहाँ पे C3 प्राइम एंडो मिलेगा। तो शुगर पकर C3 प्राइम एंडो सिचुएशन मिलेगी। इसका मतलब जो C3 प्राइम कार्बन है वो C5 प्राइम कार्बन की तरफ है और C2 जो है वो प्लेन से बाहर की तरफ है। यहाँ पे ग्लाइकोसिल जो कंफर्मेशन है वो एंटी टाइप का मिलेगा, एंटी ग्लाइकोसिल कंफर्मेशन। इसका मतलब बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के कंफर्मेशन से, रोटेशन से यहाँ पे सिन और एंटी जो सिचुएशन बनती है उसमें से यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे एंटी कंफर्मेशन आपको मिलेगा। और मोस्टली डीएनए में एंटी ही पाया जाता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप भी यहाँ पे है, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ उसमें पॉइंट्स नहीं है जो हमें ध्यान रखा जाए। लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें कई बार क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं वो होता है कि ये फॉर्म जो डीएनए है वो मोर स्टेबल है। ये फॉर्म डीएनए इज मोर स्टेबल देन बी डीएनए, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ए टाइप के डीएनए की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे सामने कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है ये डबल स्टैंड डीएनए है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। डबल स्टैंड डीएनए, एक दूसरी डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है और ये जो डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है ये डबल स्टैंड डीएनए नहीं है, ये क्या है, डबल स्टैंड आरएनए है। ठीक, और एक तीसरी डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है जिसमें एक डीएनए जो है ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, यहाँ पे इसमें एक स्ट्रैंड जो है डीएनए है और एक स्ट्रैंड क्या है, आरएनए है। तो डीएनए आरएनए हेटेरोडुप्लेक्स, इसको बोलते हैं हम हेटेरोडुप्लेक्स, हेटेरोडुप्लेक्स। तो आप जो है अगर मैं इन तीनों में ये देखूं कि भाई जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है ये जो है किस टाइप का कंफर्मेशन शो करेगा, बी डीएनए टाइप का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिविंग सिस्टम में यही पाया जाता है। और जो मैं बात कर रहा हूँ तीनों डबल स्टैंड स्ट्रक्चर्स की, वो लिविंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि अगर आप डबल स्टैंड डीएनए को लिविंग सिस्टम में पाते हो तो वो बी टाइप के डीएनए से सिमिलैरिटी शो करेगा। अगर आप डबल स्टैंड आरएनए की बात करते हो तो ये जो है लिविंग सिस्टम में अगर डबल स्टैंड आरएनए आप स्टडी कर रहे हो, यूजुअली डबल स्टैंड जो फॉर्म है आरएनए की वो नहीं पाई जाती, सिंगल स्टैंड में। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली या फिर नेचुरल सिस्टम में कहीं देख रहे हैं, ये जो सिमिलैरिटी शो करेगा कंफर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ए टाइप के डीएनए से करेगा, राइट। और जो हेटेरोडुप्लेक्स है जो है ये भी ए डीएनए से ही सिमिलैरिटी शो करता है। जो इसकी टोपोलॉजिकल कंडीशन है और जो इसके प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं ये ए टाइप के डीएनए से ही मैच होती है। यहाँ पे डबल स्टैंड आरएनए और हेटेरोडुप्लेक्स में ये जो है ए टाइप के डीएनए से कंफर्मेशन जो सिमिलैरिटी शो कर रहा है ये होता है ड्यू टू 2' OH प्रेजेंस। तो इसका अगर हम थोड़ा सा स्टेरियोकेमिस्ट्री में जाएं तो इसका रीजन निकल के आता है कि भाई यहाँ पे 2' OH प्रेजेंट होता है तो उससे कुछ स्टेरिक इफेक्ट क्रिएट होते हैं, इस कारण बी फॉर्म डीएनए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। तो ड्यू टू 2' OH प्रेजेंस
यहाँ पे कुछ स्टेरिक इफेक्ट जो है डेवलप होंगे, और स्टेरिक इफेक्ट जो होते हैं उनके कारण बी डीएनए जो है ड्यू टू स्टेरिक डेवलप होंगे, और फिर बी डीएनए जो है, पर यहाँ पे ए डीएनए है ना, तो यहाँ पे ए डीएनए, क्योंकि बी डीएनए से फिर कंफ्यूजन होगा, तो ए डीएनए जो है वो मोर स्टेबल हो जाता है। स्टेरिक इफेक्ट कुछ इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि ए डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं इनकी कंपैरेटिव स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी, अगर मैं स्टेबिलिटी का सीक्वेंस देखूं कि यहाँ इन तीनों मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे हेटेरोडुप्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी, राइट, और उसके बाद डबल स्ट्रैंड डीएनए की स्टेबिलिटी होगी। आईआईटी जैम में, सीएसआईआर में, ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टेबिलिटी के हिसाब से अब आप इनका जो है, अगर मैं इसको 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 2 मॉलिक्यूल नाम दे रहा हूँ, इसको 3 मॉलिक्यूल नाम दे रहा हूँ, तो इनका टीएम ऑर्डर भी अब आप स्टेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। टीएम ऑर्डर कैसे? मेल्टिंग टेम्परेचर, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? मॉलिक्यूल 2, उसके बाद मॉलिक्यूल 3, उसके बाद मॉलिक्यूल 1। तो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर का जो सीक्वेंस है वो ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला जो डीएनए है वो है जेड डीएनए। जेड डीएनए को जेड डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं वो जिगजैग पैटर्न में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो जिगजैग पैटर्न में पाए जाने के कारण वहीं से इसका नाम पड़ गया है जेड डीएनए। जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। यूजुअली बाकी दोनों जो हमने डीएनए पढ़े वो राइट हैंड थे, जो कि जेड डीएनए क्या है? लेफ्ट हैंड है, राइट। और इसका जो डायमीटर है, दोनों स्टैंड की एक दूसरे के साथ जो दूरी है वो है 18 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। जेड डीएनए में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो जिगजैग, ये ध्यान रखना, इसी के कारण जिगजैग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, जिगजैग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट। यहाँ पे जो रिपीटेशन यूनिट है वो डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये आपको ध्यान रखना है। रिपीटेशन यूनिट जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन यूनिट क्या है? डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जैसे न्यूक्लिक एसिड में आप एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते हो, फिर ऐसे, राइट, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े रहते हैं, राइट, तो यहाँ पे जो रिपीटेशन यूनिट है वो डाइन्यूक्लियोटाइड को माना जाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे पर हेलिकल टर्न, बेस पर हेलिकल टर्न अगर मैं देखूँ तो उसकी क्या वैल्यू है? यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी आपका 12 बेस या 6 डाइन्यूक्लियोटाइड। कई बार वो ऑब्जेक्टिविटी में 12 बेस नहीं देता, वो 6 डाइन्यूक्लियोटाइड भी दे देता है, तो इस तरीके से भी आंसर कई बार हो जाता है, आपको ये याद रखना है, 6 डाइन्यूक्लियोटाइड या 12 बेस। यहाँ पे अगर मैं टिल्ट एंगल की बात करूँ तो टिल्ट एंगल जो है उसकी वैल्यू यहाँ होती है 7 डिग्री, मतलब जो नाइट्रोजन बेस है वो फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन के साथ 7 डिग्री का एंगल बना के रहते हैं। यहाँ पे प्योर शुगर पकरिंग, अगर मैं सिचुएशन को ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पे शुगर पकर कन्फर्मेशन कौन सा होगा,
तो शुगर पकर कन्फर्मेशन में यहाँ दोनों कंडीशन पाई जाती हैं। यहाँ C2 प्राइम एंडो भी मिलेगा और C3 प्राइम एंडो भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्यूरीन और पायरिमिडीन इसके हिसाब से चीज़ों को याद रखना है। अगर आप प्यूरीन में देखते हो तो आपको C3 प्राइम एंडो सिचुएशन यहाँ मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब C3 जो प्राइम कार्बन है वो C5 की तरफ, प्लेन से ऊपर की तरफ होगा। जबकि पायरिमिडीन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको C2 प्राइम एंडो सिचुएशन आपको मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे ग्लाइकोसिल कन्फर्मेशन, उसको भी यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोसिल जो कन्फर्मेशन है, अगर आप प्यूरीन में देखते हो तो ग्लाइकोसिल कन्फर्मेशन प्यूरीन में सिन कन्फर्मेशन होगा, सिन कन्फर्मेशन। जबकि पायरिमिडीन में जो है आपको सिन नहीं मिलेगा, पायरिमिडीन में क्या मिलेगा, एंटी ग्लाइकोसिल कन्फर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप भी होती हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता वहाँ से इस तरीके का बनेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो जेड टाइप का डीएनए है वो मिलता कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। जेड टाइप के डीएनए में क्या है, अगर कभी प्यूरीन एंड पायरिमिडीन जो है वो, देखिए कंडीशन कि ये किस सिचुएशन में आपको जेड टाइप डीएनए मिलेगा। पहली चीज कि अगर प्यूरीन एंड पायरिमिडीन जो है वो प्रेजेंट है अल्टरनेट सिचुएशन में, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन प्रेजेंट इन अल्टरनेट सीक्वेंस। तो जब भी कभी प्यूरीन एंड पायरिमिडीन अल्टरनेट सीक्वेंस में पाया जाएगा, वहाँ जो है इस तरह की सिचुएशन है कि जेड फॉर्म का डीएनए हो जाए। दूसरा, अगर साइटोसिन का मिथाइलेशन पाया जाएगा, साइटोसिन जो है, जो साइटोसिन मिथाइलेशन अगर डीएनए में पाया जा रहा है, अगर जो सीक्वेंस है जहाँ पे साइटोसिन मिथाइलेशन अकर, तो ये दो सिचुएशन जो है वो जेड टाइप डीएनए को फेवर करती हैं। पहली चीज़ तो ये कि प्यूरीन और पायरिमिडीन क्या हो, अल्टरनेट सीक्वेंस में हो, और साइटोसिन जो है मिथाइलेशन हो रखा हो, तो वहाँ पर जेड डीएनए क्या होगा, पाया जाएगा। ये इस तरीके का कुछ सिचुएशन देखा गया है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि जब दो स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप में आपको एटम्स याद रखने हैं कि जो मेजर ग्रुप है उसमें कौन कौन सा एटम आएगा, माइनर ग्रुप में कौन कौन सा एटम्स आता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, ठीक है। तो आपको बॉन्ड जो एटम की पोजीशन है वो ध्यान रखनी है। मेजर ग्रुप का जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 22 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और माइनर ग्रुप का जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। अब मेजर ग्रुप में अगर हम ये देखें कि प्यूरीन में से क्या क्या पाया जाता है और मेजर ग्रुप में पायरिमिडीन में से क्या पाया जाता है, तो इसको हम देखते हैं। तो प्यूरीन में अगर हम ये देखें कि मेजर ग्रुप में प्यूरीन में कौन कौन से एटम जो है वो एक्सपोज रहते हैं, पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो एटम पोजीशन है वो है 6 और 7, राइट। प्यूरीन का 6 नंबर एटम और 7 नंबर एटम जो है वो यहाँ एक्सपोज होगा। जबकि मेजर ग्रुप में अगर हम पायरिमिडीन में देखें तो पायरिमिडीन जो है यहाँ इसके एटम नंबर 4, एटम नंबर 5 एंड एटम नंबर 6 जो है वो मेजर ग्रुप में एक्सपोज रहते हैं, ये फिक्स है। माइनर ग्रुप में अगर मैं प्यूरीन में से देखता हूँ तो एटम नंबर 2 एंड एटम नंबर 3 जो है आपको माइनर ग्रुप में एक्सपोज मिलेंगे, क्योंकि पायरिमिडीन में एटम नंबर 2 ही जो है आपको एक्सपोज मिलेगा। तो ये जो है जो एटम पोजीशन है जो एक्सपोज रहते हैं, कि मतलब यहाँ पे
मेजर ग्रुप में कौन सा एटम एक्सपोज रहेगा, माइनर ग्रुप में कौन सा एटम एक्सपोज रहेगा, और प्यूरिन का कौन सा, पाइरिडिन का कौन सा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा वो घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस वो सीधा जो है एटॉमिक पोजीशन आपसे पूछ सकता है। यहाँ तक आते आते हमने थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के जो टाइप्स हैं उनको लेके बात की। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है, जैसे आप जो न्यूक्लिक एसिड को पढ़ रहे हो, न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी को पढ़ रहे हो, तो न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी जो है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टी। और न्यूक्लिक एसिड बायोकेमिस्ट्री में जो प्रॉपर्टी है उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं और किस तरीके से वो सारी चीज़ें जो है पाई जा रही है। यहाँ पे जब भी मैं न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो डबल स्ट्रैंड डीएनए को टारगेट कर रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि आगे मैं जो भी बात करूँगा वो डबल स्ट्रैंड डीएनए के रेस्पेक्ट में बात करूँगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है वो ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, कि न्यूक्लिक एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से गवर्न हो रही है। जब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी के लिए नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जो है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल है। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, अब ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस में कोई सा भी इंटरेक्शंस हो सकता है, तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस जो हैं वो मेनली रेस्पॉन्सिबल हैं। अब इन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन में आपको 3 तरीके के इंटरेक्शंस मिलेंगे, राइट। देखिए, पहला है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस, राइट, ड्यू टू नाइट्रोजन बेस स्टैकिंग। अभी नाइट्रोजन बेस स्टैकिंग क्या है ये हम पढ़ेंगे। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते ही हैं कि भाई इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं नाइट्रोजन बेस में, पेरिन में। अगर यहाँ पे मेजर फोर्स देखा जाए तो यहाँ पे मेजर फोर्स जो होता है वो होता है इस हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो माइनर है वो है हाइड्रोफोबिक। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट फॉस्फेट रिपल्सन, दोनों स्ट्रैंड की जो फॉस्फेट हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं, तो फॉस्फेट फॉस्फेट रिपल्सन जो है ये भी इनकी डिसाइड करता है। फॉस्फेट फॉस्फेट रिपल्सन को भी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी को, ये भी माइनर है। इसका मतलब मेजर जो स्टेबिलिटी फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसमें 3 तरीके के ये फोर्स देख लिए नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन में, हाइड्रोफोबिक, फॉस्फेट फॉस्फेट रिपल्सन फोर्स। देखिए, ये जैसे डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड में इस तरीके से आप इनको स्टडी करते हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि नाइट्रोजन जो बेस हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं, ऊपर भी नाइट्रोजन बेस है, नीचे भी नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को देखूं तो फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। और इन नाइट्रोजन के बीच में
नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से 3 रेस्पॉन्सिबल फोर्स, इसको मैं जैसे नाइट्रोजन बेस को अगर मैं जूम करके देखा हूँ तो यहाँ पे आपको इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या जो है नाइट्रोजन बेस के एन से जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ वो नाइट्रोजन बेस है, आपको ये ध्यान रखना है, N4 नाइट्रोजन नहीं है। या फिर कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं इसको बेस ही लिख देता हूँ। तो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये, और हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के रखे हुए हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो दोनों स्ट्रैंड और ज़्यादा मजबूती से चिपके रहेंगे, इसका मतलब इनका पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिक को देखिए, नाइट्रोजन जो बेस है इसके ऊपर भी बेस है और नीचे भी बेस है। तो इनके ऊपर इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, इनके बीच में जो है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस लागू हो जाते हैं। स्टैकिंग कहते हैं एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पे एक लीनियर वे में, जैसे एक सिक्के के ऊपर आप दूसरा सिक्का रख दो, तीसरा चौथा, लाइन में आपने बहुत सारे कॉइन्स रख दिए, तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं वो होगा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो इसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं नाइट्रोजन बेस स्टैकिंग, ठीक है। इसके अलावा ये जो फॉस्फेट है, क्योंकि फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों स्टैंड जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स से दूर कर रहे हैं। तो ये जो है एक नेगेटिव फोर्स है। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, स्टेबिलिटी में जो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो पॉजिटिव रोल कौन से दो फोर्स का, बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पे हमने 3 इंट्रैक्शन पढ़े हैं जिसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव रोल है जो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, तो वो जो फोर्स है नेगेटिव रोल फोर्स जो है वो अगर हम देखें तो वो आ जाएगा फॉस्फेट फॉस्फेट रिपल्सन, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, फॉस्फेट रिपल्सन फोर्स, फॉस्फेट फॉस्फेट रिपल्सन फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है कई बार ऐसा होता है कि जो स्टैकिंग है, जो नाइट्रोजन बेस की स्टैकिंग है, इसमें कई बार वो आपको सीक्वेंस पूछ लेता है। तो अगर प्यूरिन प्यूरिन के बीच में है वो सबसे ज़्यादा स्टैकिंग होगी, ये स्टैकिंग सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है। प्यूरिन पायरिमिडीन के बीच में फिर पायरिमिडीन पायरिमिडीन, इसका मतलब कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा प्यूरिन प्यूरिन के बीच में लगेंगे, सेकंड नंबर पे प्यूरिन पायरिमिडीन के बीच में, और फिर पायरिमिडीन पायरिमिडीन के बीच में वो लगेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है और वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वे में आता है। जैसे वो आपको क्वेश्चंस के रूप में क्या करेगा कि वो दे देगा कि प्यूरिन प्यूरिन जैसे ए जी ए जी ये एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पे तो ये सारा प्यूरिन प्यूरिन है इस स्टैंड में। उसके बाद ए टी ए टी यहाँ पे प्यूरिन पायरिमिडीन है, और यहाँ पे सी टी। तो इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो चूंकि इसमें प्यूरिन प्यूरिन है तो इनके बीच में बेस स्टैकिंग ज़्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसका टीएम ज़्यादा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूल का टीएम, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिन पायरिमिडीन अल्टरनेट सीक्वेंस में पायरिमिडीन पायरिमिडीन। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो इसका ये अप्लाइड पार्ट आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लिक एसिड में क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे, राइट। बेस स्टैकिंग आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बेस स्टैकिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बेस स्टैकिंग ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे बेस स्टैकिंग आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज़्यादा है तो भी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए साइटोसिन गुआनिन जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी में रोल प्ले करते हैं। और पीपी जो फोर्स है, फॉस्फेट रिपल्सन फोर्स, ये स्टेबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका नेगेटिव रोल है। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं फॉस्फेट रिपल्सन फोर्स को कम कर दूं, स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इसीलिए जब आप सॉल्ट ऐड करते हो, जैसे अगर आपने सॉल्यूशन में सॉल्ट ऐड किया, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड मिलाया, तो जब आप सोडियम क्लोराइड मिलाते हो तो जो दोनों स्टैंड है डीएनए के, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इन पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को ये जो पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं ये न्यूट्रल कर देते हैं। सोडियम जो है इनके से बाइंड होंगे और इसके नेगेटिव चार्ज को हम न्यूट्रल करेंगे, तो इससे रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब रिपल्सन फोर्स कम होगा तो लो रिपल्सन फोर्स, तो रिपल्सन फोर्स जब कम होगा सॉल्ट ऐड करने पर सॉल्यूशन में, तो रिपल्सन फोर्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने फॉस्फेट के बीच में रिपल्सन फोर्स को कम कर दिया, फॉस्फेट के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया है। तो इससे स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी डीएनए सॉल्यूशन में, एसिड सॉल्यूशन में आप सॉल्ट ऐड करते हो तो उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहाँ पे आप सॉल्ट ऐड करके फॉस्फेट रिपल्सन फोर्स को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव अगर सॉल्ट कंडीशन हो गई तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो सॉल्ट की एक्सेसिव कंडीशन का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में वहाँ पर सॉल्ट ऐड करते हो तो सॉल्ट जो होते हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को कम कर देते हैं, जैसे अप टू सम एक्सटेंट। जैसे आयनिक स्ट्रेंथ है, अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि सॉल्ट ऐड करोगे तो आप जो है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि फॉस्फेट रिपल्सन को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। वेरी हाई कंसंट्रेशन, अब इसमें मैं जो है एक कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ, एट वेरी हाई सॉल्ट कंडीशन। मतलब हाई सॉल्ट कंडीशन में अगर वो आपसे पूछ रहा है तो आप स्टेबिलिटी को बढ़ाओगे, मतलब आपको आंसर क्या देना है कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग टेम्परेचर भी क्या बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने हाई कंसंट्रेशन न बोल के उसने बोला है एट वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आपको सिचुएशन थोड़ी सी अलग मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है कि वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की कंडीशन में जो भी आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो मॉलिक्यूल हैं ये भी इस डीएनए स्ट्रैंड के आसपास होते हैं, और इन वाटर मॉलिक्यूल के कारण ही, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को समझिए। जैसे मैं ये वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये डीएनए स्ट्रैंड के आसपास ही है, क्योंकि सॉल्यूशन में डीएनए है तो स्ट्रैंड को चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा है। जब आप बहुत हाई सॉल्ट कंसेंट, अब इन वाटर मॉलिक्यूल के कारण क्या हो रहा है, नाइट्रोजन बेस जो है वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वाटर मॉलिक्यूल से दूर रहना चाहते हैं, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है ये पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है स्टेबिलिटी में। अगर मैं इन वाटर मॉलिक्यूल को हटा दूं, इनको यहाँ से रिमूव कर दूं, तो जब इनको रिमूव कर दूंगा तो इन्हीं के कारण तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन लग रहे थे, तो अब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है अब स्टैंड के आसपास नहीं है। यही होता है, बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जब आप करते हो तो सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो
डीएनए स्ट्रैंड के आसपास से हट जाते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। क्यों डिस्प्लेस हो जाते हैं? डिस्प्लेस अराउंड, डिस्प्लेस एंड बाइंड टू सॉल्ट। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन कर रहे हो तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉल्ट की जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्ट के जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ वो बाइंड कर जाते हैं। और जब वो सॉल्ट के साथ बाइंड कर जाते हैं तो वो डीएनए स्ट्रैंड के आसपास से हट जाते हैं और इसके कारण हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है। क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस थे वो इस वाटर मॉलिक्यूल से डर के कारण ही, इंट्रैक्शन मिनिमम करने के कारण ही वो आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट कर रहे थे। तो जब वो वाटर मॉलिक्यूल ही वहाँ कम हो गए तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के अमाउंट भी क्या हो गया, कम हो गया। और जब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन का अमाउंट कम हो गया तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्टेबिलिटी जो है कम हो गई तो डीएनए का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आयनिक कंसंट्रेशन में दोनों ही आंसर बन सकते हैं। स्टेबिलिटी बढ़ भी सकती है और स्टेबिलिटी कम भी हो सकती है। अगर वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर वो वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है तो स्टेबिलिटी घटेगी। किस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा डीएनए की अगर हम ये तो रहा डीएनए की स्टेबिलिटी। अगर हम डेंसिटी को लेके बात करें, क्योंकि डीएनए की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ डीएनए, ये अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात। डेंसिटी ऑफ डीएनए में जो डीएनए की डेंसिटी है वो GC/AT रेशियो से डिसाइड होती है। तो G+C+T रेशियो डिसाइड या रेगुलेट डेंसिटी। तो मतलब इस डेंसिटी को कौन रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट डेंसिटी ऑफ डीएनए। तो डेंसिटी ऑफ डीएनए को यहाँ पे GC और AT रेशियो जो है वो रेगुलेट करता है। अगर G+C और A/T रेशियो बढ़ रहा है, अगर ये रेशियो बढ़ता है तो यहाँ पे ये रेशियो बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी। डीएनए की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। और अगर ये रेशियो कम हो रहा है तो ये डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आपको ये कंक्लूजन ध्यान रखना। अगर आपको दो सीक्वेंस दिए हुए हैं तो वहाँ पे आप ये देखिए GC और AT का रेशियो क्या है। तो अगर ये रेशियो बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर ये रेशियो कम हो रहा है तो ये डेंसिटी कम होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आप जो है डेंसिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो अगर डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी को जो है आप कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है, और वो फार्मूला क्या है, 1.66 प्लस 0.098 राइट परसेंटेज जीसी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि अगर आपको परसेंटेज जीसी वैल्यू दी हुई है तो परसेंटेज जीसी वैल्यू के बेस का वैल्यू रख के आप जो है डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप ध्यान रखना, डेंसिटी 1.66 प्लस 0.098 परसेंटेज जीसी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वो आपको परसेंटेज जीसी वैल्यू देगा और वहां से हो सकता है वो डेंसिटी कैलकुलेट करवा ले। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो जीसी है वो डेंसिटी को किस तरीके से रेगुलेट करती है। इसके अलावा यहाँ पे एब्जॉर्बेंस की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस कहते हैं कि कोई एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो यूवी में
यूवी रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं और कितने यूवी पे किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, वो होता है एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। तो 260 नैनोमीटर पे यूवी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि नाइट्रोजन बेस में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, due to the presence of pi electron in nitrogen base। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो डीएनए है या आरएनए है या न्यूक्लिक एसिड है वो एब्जॉर्बेंस यूवी का कर रहे हैं 260 नैनोमीटर पे, तो वो क्यों कर रहे हैं? तो वो प्रेजेंस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण वो कर रहे हैं। और कितने नैनोमीटर पे? एट 260 नैनोमीटर इन यूवी रीजन। और ये किस रीजन में? क्योंकि ये 260 नैनोमीटर का जो रीजन है ये यूवी में आता है। दूसरा, अगर कोई कंडीशन ऐसी है जो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को बढ़ा रहा है तो एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कम हो रहा है तो एब्जॉर्बेंस घट जाएगा। इसका मतलब कि एब्जॉर्बेंस का जो अमाउंट है, एब्जॉर्बेंस जो वैल्यू है, किसी भी यूवी को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एब्जॉर्बेंस वैल्यू वो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन पे डिपेंड कर रही है। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन अगर बढ़ रहा है, अगर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अगर बढ़ रहा है तो एब्जॉर्बेंस वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कम हो रहा है तो एब्जॉर्बेंस वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड वो पाई इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन बेस में पाए जाते हैं उनके डीलोकलाइजेशन के कारण इसी एब्जॉर्बेंस को ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कहते हैं। जो ये अब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी लाइट को, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी या एब्जॉर्बेंस। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर जो है नाइट्रोजन बेस जो है, जैसे हमारे पास डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि एक डीएनए है, ठीक है, वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है इसका अपना कोई एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ एब्जॉर्बेंस A1, ठीक है। ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस डीएनए को डिनेचर कर दिया। इसको मैं हटा देता हूँ, ये हम डिस्कस। इस डीएनए को मैंने डिनेचर किया और डिनेचर करने के बाद अब इसका एब्जॉर्बेंस जो है मैंने कैलकुलेट किया। तो जब इस दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया तो ये अब डबल स्ट्रैंड फॉर्म में तो है नहीं, अब ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म में है। और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म में जब मैंने इसका एब्जॉर्बेंस लिया, इसको मैंने A2 नाम दे दिया। और ये दोनों ही एब्जॉर्बेंस A1 और A2 कितने पे लिए गए? 260 नैनोमीटर पे लिए गए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू होती है A2 जो है वो A1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो A2 जो है वो ज़्यादा है A1 के कंपैरिजन में। इसका मतलब सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए के फॉर्म में वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिंगल स्ट्रैंड पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है सिंगल स्ट्रैंड में क्या हो गया? बढ़ गया है। तो किसी भी डीएनए को जब आप डिनेचर करते हो तो उसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू, यूवी को एब्जॉर्ब करने की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो है आपने स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया, बस उसने को आपने डिनेचर किया है। तो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में क्या हुआ कि जब आपने दोनों स्टैंड को अलग किया तो दोनों स्टैंड अलग करने से
नाइट्रोजन बेस के जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है वो बढ़ गया है, क्योंकि जब वो डबल स्टैंड फॉर्म में थे तो एक रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन दूसरी रिंग ऊपर या नीचे पाई जाने वाली नाइट्रोजन बेस के पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन जब आपने सिंगल स्टैंड फॉर्म में कर दिया तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन थोड़ा सा फास्ट कंपेरेटिवली हो गया है, तो इसीलिए यहाँ एब्जॉर्बेंस की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जब एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ जाए, राइट, मतलब वेवलेंथ आप सेम दे रहे हो, 260 नैनोमीटर का ही लाइट दे रहे हो, लेकिन सेम वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस वैल्यू बढ़ रही है, इसको कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और अगर ये इसको हम रीनेचर कर दें, फिर से उसको डबल स्टैंड फॉर्म में कर दें, तो ये एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको कहेंगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट जो हैं ये नाम आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंस बढ़ जाए लेकिन सेम वेवलेंथ पे। अगर कोई मॉलिक्यूल सेम वेवलेंथ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है पहले के कंपैरिजन में, तो वो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट है, और अगर वो कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो तो कांस्टेंट रहेगी, ये ध्यान रखना है आपने, वेवलेंथ को कांस्टेंट रखा है। हाइपर और हाइपो में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ को क्या रखा है, कांस्टेंट, और एब्जॉर्बेंस क्या हुआ है, वो वेरी हुआ है। ठीक है, एब्जॉर्बेंस क्या हुआ है, ये चेंज हुआ है। तो इसको कहते हैं हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। अगर सेम वेवलेंथ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने जो है लैम्बडा 260 नैनोमीटर की लाइट दी थी, और यहाँ भी आपने कितना लाइट दिया है, लैम्बडा 260 नैनोमीटर, और ये यूवी रीजन की लाइट होती है। तो अगर सेम वेवलेंथ की लाइट पे, राइट, एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है तो हाइपरक्रोमिक, और अगर सेम वेवलेंथ की लाइट पे एब्जॉर्बेंस घट रहा है तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। एक दूसरा एक इफेक्ट होता है, मैं क्यों बार बार ये वेवलेंथ और इनकी बात कर रहा हूँ, एक दूसरा इफेक्ट और होता है जिसको हम कहते हैं बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, राइट। बैथोक्रोमिक, इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, राइट। तो ये देखिए ये क्या है, ये हाइपर और हाइपो के अपोजिट है, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। यहाँ पे देखिए ये कोई मॉलिक्यूल है ए, राइट। इस मॉलिक्यूल में जो वेवलेंथ है वो सपोज करो लैम्बडा है, कि मतलब लैम्बडा वेवलेंथ का आपने उसको लाइट दिया है, ये से मान लो लैम्बडा में एक्स मान लेता हूँ कि मैंने एक्स वेवलेंथ की लाइट दी, और यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस वो शो कर रहा है, वो शो कर रहा है ए। मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एक्स वेवलेंथ की लाइट देता हूँ तो ये एब्जॉर्बेंस ए शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर दिया, जब कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेंज हुई तो उससे एब्जॉर्बेंस और इन पे भी कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद जो एब्जॉर्बेंस ए है, मैं चाहता हूँ कि ये मॉलिक्यूल जो है इतना ही एब्जॉर्ब करे जितना पहले कर रहा था, इसका मतलब मैंने एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो एब्जॉर्बेंस मैंने सेम रखा। लेकिन मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद भी इतना ही एब्जॉर्ब करे जितना पहले कर रहा था, अगर मैं ऐसा चाहता हूँ, और ये घटना अगर हाई वेवलेंथ पे हो रही है, राइट, ये जो है हाई वेवलेंथ, हाई लैम्बडा, अगर सेम वेव एब्जॉर्बेंस को वो हाई वेवलेंथ हाई लैम्बडा पे अगर वो शो कर रहा है, तो इसको कहेंगे बैथोक्रोमिक इफेक्ट, राइट। तो ये है बैथोक्रोमिक इफेक्ट। और अगर सेम मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हुई, तो स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये इतना ही एब्जॉर्ब करे जितना ये पहले कर रहा था, इसका मतलब यहाँ पे मैं एब्जॉर्बेंस को क्या रख रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा हूँ। और अगर ये लो वेवलेंथ पे सेम एब्जॉर्बेंस को शो कर रहा है, तो इसको कहूँगा मैं हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, ठीक है।
बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट ये होते हैं। तो ये हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक से किस तरीके से डिफर है? वहाँ पे मैं जो है जो कांस्टेंट रख रहा था वो क्या रख रहा था? लैम्बडा था, जबकि यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ? एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो एब्जॉर्बेंस जो है बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक में क्या है? कांस्टेंट है, जबकि जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे वेरी हो रही है। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो रही है? वेरी हो रही है। ये एक बेसिक डिफरेंस है हिप्सोक्रोमिक और बेथोक्रोमिक में। जबकि हाइपरक्रोमिक में आप देखोगे मैंने क्या कांस्टेंट रखा? वेवलेंथ को कांस्टेंट रखा था, जबकि क्या चेंज हुआ है? एब्जॉर्बेंस चेंज हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक और बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक में। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हम डीएनए स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं न्यूक्लिक स्टेबिलिटी में, मेल्टिंग टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए को हम टीएम से शो करते हैं। टीएम, तो टीएम जो होता है वो टेम्परेचर है जिसमें 50% ऑफ डीएनए जो है वो डिनेचर हो जाए। तो टेम्परेचर एट विच द हाफ ऑफ द डीएनए विल डिनेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर को क्या डिफाइन किया जाता है? टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ डीएनए या हाफ ऑफ डीएनए बोले तो 50% डीएनए डिनेचर, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जितना डीएनए है उसका 50% अगर डिनेचर हो गया है तो वो टीएम कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा टीएम वैल्यू। अगर आप जीसी वैल्यू बढ़ाते हो तो टीएम को कौन कौन से फैक्टर जो है वो चेंज कर रहे हैं? तो अगर आप जीसी वैल्यू बढ़ाते हो तो जीसी वैल्यू बढ़ने टीएम भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा। और हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। अगर किसी भी डीएनए की लेंथ को आप इंक्रीज करते हो, लेंथ ऑफ डीएनए अगर आप इंक्रीज करते हो तो भी टीएम क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाने पर भी मैंने बताया था कि डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर टीएम भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो मेल्टिंग टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन नॉट एट वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, नॉट एट वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। मतलब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन तक तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन कर दी, वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन टर्म वो यूज कर रहा है तो वहाँ पे टीएम नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा जो पीएच है वो भी, पीएच जो है इट ऑल्सो अफेक्ट टीएम। अब वो किस? ऑल्सो अफेक्ट टीएम। अब उसका एक फिक्स पैटर्न कि वो बढ़ाएगी घटाएगी वो आपको नाइट्रोजन बेस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पीएच क्या है। क्योंकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पीएच है वो पेयरिंग जो पैटर्न होता है उसको चेंज करती है। और अगर किसी भी डीएनए का पेयरिंग पैटर्न जो है अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर जो है टीएम चेंज होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं प्योरिटी ऑफ डीएनए की बात करूँ तो प्योरिटी ऑफ डीएनए जो है उसके लिए एक रेशो यहाँ पे यूजुअली काम में लिया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। प्योरिटी ऑफ डीएनए में क्या है? एक रेशो होता है E260/A280। ये यहाँ पे एब्जॉर्बेंस को शो कर रहा है। देखिए जो प्रोटीन होती है वो 280 पे एब्जॉर्ब करती है मैक्सिमम, और जो डीएनए है वो 260 पे एब्जॉर्ब करता है।
तो A260/A280 जो रेशियो होता है इसको हम प्योरिटी चेकिंग के लिए भी यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं? अगर A260/A280 रेशियो 1.8 आ रहा है तो ये प्योर डीएनए को रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका जो डीएनए सॉल्यूशन है वो प्योर है। ठीक है। अगर A260/A280 का जो रेशियो है वो 1.8 नहीं है, राइट, वो क्या है, थोड़ा सा डिफर है और वो 1.8 से कम है, तो ये कम कब होगा? जब नीचे की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका मतलब नीचे की वैल्यू किसका एब्जॉर्बेंस है? प्रोटीन का एब्जॉर्बेंस है। तो नो प्योर डीएनए, पहली चीज़ तो ये कि वो प्योर डीएनए नहीं है, वहाँ पे कोई ना कोई कंटेमिनेशन है। अब वो कंटेमिनेशन किसका है? या तो प्रोटीन या फिनॉल, क्योंकि फिनॉल का भी एब्जॉर्बेंस इसी के आसपास है। तो प्रोटीन या फिनॉल प्रेजेंट एज एन कंटेमिनेंट, प्रेजेंट एज ए कंटेमिनेंट। तो कंटेमिनेंट के रूप में वहाँ पे या तो प्रोटीन या फिनॉल जो है वो पाया जा रहा है। इसीलिए चूंकि इनकी 280 के आसपास एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब ये कंटेमिनेशन के रूप में पाए जाएंगे तो ये A280 की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस कारण इस फाइनल जो वैल्यू है वो 1.8 से क्या हो जाएगी? कम। और अगर ये रेशियो 1.8 से कम आता है तो ये प्रोटीन या फिनॉल के वहाँ कंटेमिनेशन के रूप में पाए जाने की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। अगर 260/280 जो रेशियो है वो 1 ज़्यादा है, राइट, अगर ये 1.8 से क्या है? ज़्यादा, तो 1.8 से ज़्यादा कब होगा? जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी, 260 का जो एब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी नो प्योर डीएनए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई? क्योंकि यहाँ तो 260 का जो एब्जॉर्बेंस है वो तो डीएनए का ही है। देखिए मैं यहाँ आरएनए को अभी नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ, इसका मतलब आरएनए भी तो 260 पे एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब अगर 260 की वैल्यू बढ़ रही है और वो रेशियो जो है 1.8 से ज़्यादा जा रहा है तो आरएनए प्रेजेंट एज एन कंटेमिनेशन। तो यहाँ पे एज ए कंटेमिनेशन के रूप में, कंटेमिनेशन के रूप में यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? फिर आरएनए पाया जा रहा है। इस तरीके से आपको जो है प्योरिटी जो है आप चेक कर सकते हो। किसी भी जीसी वैल्यू से आप उसका टीएम भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको परसेंटेज जीसी दी हुई है तो यहाँ पे परसेंटेज जीसी जो है उसका फॉर्मूला है कि अगर मान लो मुझे परसेंटेज जीसी दी हुई है, परसेंटेज जीसी, तो उससे मैं टीएम कैसे कैलकुलेट? तो इसका फॉर्मूला है 2.5 टीएम -70। ठीक है। तो इससे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है, अगर मुझे परसेंटेज जीसी मेरे न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके अंदर कितना परसेंटेज जीसी वैल्यू है वो अगर मुझे पता है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके टीएम वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो टीएम वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये है परसेंटेज जीसी का यूज करके टीएम और टीएम का यूज करके परसेंटेज जीसी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दूसरा यहाँ पे कुछ और कंपाउंड है, जैसे अगर आप न्यूक्लिक एसिड के अंदर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर अगर आप यूरिया या फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या करते हैं, जैसे आपने ये डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर है, आपने यूरिया या फॉर्मेल्डिहाइड डाला तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इन दोनों डीएनए के साथ, जैसे यूरिया आपने सॉल्यूशन में डाला तो वो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी और यूरिया भी। अब वो कैसे करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है? तो ये
दोनों स्टैंड को अलग कर देते हैं, डिनेचर कर देते हैं। इसका मतलब टीएम को क्या कर देते हैं, वो गिरा देते हैं। तो ये करते क्या है, जैसे यूरिया आपने डाला तो यूरिया सॉल्यूशन में इसके चारों तरफ इस तरीके से, और वो इन स्टैंड के साथ बॉन्ड बनाने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है। और जब इनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इसीलिए यूरिया या फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको HCHO बोलते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो ये डीएनए को डिनेचर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए स्टैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगते हैं। इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी कम होने के कारण जो है वो दोनों डिनेचर हो जाएंगे। और ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और टीएम जो वो भी क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, क्योंकि दोनों स्टैंड के बीच के फोर्स को कम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, कई बार ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में सामने आ जाता है। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जो है यहाँ पे जो है वो डीएनए डाला हुआ है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। जो मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए, यहाँ भी डबल स्ट्रैंड डीएनए है। तो ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दोनों डबल स्ट्रैंड डीएनए ही है, सेम मॉलिक्यूल, सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ जो है ये मॉलिक्यूल नॉर्मल वाटर में है, और यहाँ जो है ये डिस्टिल वाटर में है या मिलीक्यूब में। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप डिस्टिल वाटर की बात करते हो तो डिस्टिल वाटर में नो सॉल्ट, यहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं है, क्योंकि डिस्टिल वाटर से सारे सॉल्ट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जबकि मैं नॉर्मल वाटर अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ थोड़े बहुत सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट है। जब कोई सॉल्ट ही नहीं होगा तो नो सॉल्ट कंडीशन में फॉस्फेट फॉस्फेट जो रिपल्सन फोर्स है वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। तो फॉस्फेट फॉस्फेट रिपल्सन फोर्स जो है, रिपल्सन फोर्स यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई सॉल्ट है ही नहीं। जबकि इस कंडीशन में फॉस्फेट फॉस्फेट रिपल्सन फोर्स लो होगा, लो पीपी रिपल्सन फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्ट मौजूद हैं जिन्होंने फॉस्फेट ग्रुप को न्यूट्रलाइज किया हुआ है। तो जब यहाँ रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम। इसीलिए यहाँ पे जो टीएम वैल्यू है, स्टेबिलिटी कम हुई तो टीएम क्या हो गया, यहाँ पे लो, मेल्टिंग टेम्परेचर लो, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो चुकी है। जबकि यहाँ पे टीएम क्या होगा, हाई, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो गई है, वो मेंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पे टीएम हाई रहेगा और यहाँ टीएम लो रहेगा। क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्ट था नहीं, फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप न्यूट्रलाइज नहीं हुए, तो फॉस्फेट फॉस्फेट रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है। फॉस्फेट फॉस्फेट दोनों स्टैंड के अगर एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, टीएम भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टीएम हाई पाया जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। दूसरा, कई बार एक दूसरा क्वेश्चन भी हमारे सामने आ जाता है कि जो एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है, और एल्कलाइन सॉल्यूशन में यहाँ पे हमने सेम लेंथ का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डाला हुआ है, और यहाँ सेम लेंथ का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डाला हुआ है। और ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, एल्कलाइन सॉल्यूशन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने ये सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डाला है, तो इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट? एक टेस्ट ट्यूब है ए, टेस्ट ट्यूब बी, दोनों में एल्कलाइन सॉल्यूशन है। एल्कलाइन सॉल्यूशन, एक में आपने सेम लेंथ का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डाला है, दूसरे में सेम लेंथ का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डाला है। वो पूछ रहा है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में 2' राइबोसुगर होती है, जिसमें 2' पोजीशन पर OH ग्रुप पाया जाता है, जबकि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में डीऑक्सी राइबोसुगर होती है, जिसमें 2' पोजीशन पर OH न होकर H पाया जाता है।
तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में जो है वो जो OH ग्रुप होता है इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, इन एल्कलाइन मीडियम, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एल्कलाइन मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम में 2 प्राइम जो OH होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कहते हैं कि ये OH माइनस OH के रूप में वहां से निकल सकता है, इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। कौन सा OH निकल सकता है? 2 प्राइम पोजीशन पे जो OH है। और ये अगर निकलेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में तो ये इट अटैक ऑन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये निकल के किस पे अटैक करेगा? अटैक ऑन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे अटैक करेगा और उसको तोड़ देगा। ठीक है, तो जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटेगा एंड ब्रेक, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मतलब RNA में लो स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, जबकि DNA में क्या हो गई? हाई स्टेबिलिटी हो गई। जब लो स्टेबिलिटी हो गई तो TMB क्या होगा? कम होगा। इसीलिए जो सिंगल स्ट्रैंड RNA है इसमें स्टेबिलिटी कम होती है, लो स्टेबिलिटी है। और ये क्यों है? ये 2 प्राइम OH के प्रेजेंस के कारण है। जबकि यहाँ पे क्या है? हाई स्टेबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ इस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो कई बार ये CSIR में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा चार्ज, न्यूक्लिक एसिड पर चार्ज कैलकुलेशंस को अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट्स है। चार्ज में इसका सीधा फॉर्मूला है कि देखिए न्यूक्लिक एसिड को किस तरीके से, यहाँ पे जो कोई भी न्यूक्लिक एसिड देखोगे तो न्यूक्लिक एसिड को आप इस तरीके से लिखते हो, I P N P N P N P N, और ये है 5 प्राइम एंड ये है 3 प्राइम। तो यहाँ पे जो टर्मिनल ये फॉस्फेट ग्रुप है इस पे -2 चार्ज होता है, बाकी सारे फॉस्फेट पे -1 चार्ज होगा। राइट, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे जो, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप जो होता है उसमें -2 होता है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हुआ? -2 प्लस -1 प्लस -1 प्लस, मतलब -3 तो ये हो गया, -2 ये हो गया, तो ये टोटल हो गया -5। ठीक है, -5 क्यूब टोटल नेगेटिव चार्ज ये आ गया। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, फार्मूला ये बनता है कि जितने न्यूक्लियोटाइड हैं इनटू -1, उसको जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो और टर्मिनल फॉस्फेट पे आप एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा ले लो। तो इसको अगर मैं फॉर्मुलेटेड वे में लिखूं तो इसको लिखूंगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंटू -1 प्लस उसमें एक जो भी आंसर आए उसमें -1 और ऐड कर देना। ठीक है, तो अगर यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखिए 4 है तो 4 प्लस एक और ऐड कर दो माइनस, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो होगी टोटल चार्ज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है वो, जैसे अंदर जो बॉन्ड में फॉस्फेट पाया जाएगा वो इस कंडीशन में मिलता है तो वहाँ पे एक ही नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन जो टर्मिनल पे फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है वहाँ पे सिचुएशन इस तरीके से होती है, वहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कभी कभी वो जो है आपसे मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ लेता है, और या कभी कभी वो इस तरीके से भी बना के देगा। अगर वो जो 5 प्राइम टर्मिनल है वहाँ पे इस तरीके से भी सिचुएशन पाई जा सकती है, 2 फॉस्फेट भी पाए जा सकते हैं। अगर वहाँ 2 फॉस्फेट हैं, जो टर्मिनल फॉस्फेट है उसके लिए तो -2 और इसके लिए फिर वो -1 -1 -1 -1 इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो टर्मिनल वाले को आपको -2 देना है, बाकी उससे अंदर जितने भी फॉस्फेट आए हैं वो सारा का सारा माइनस। और ये फॉर्मूला जो है फिर यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ आपको मैन्युअली वो देखना पड़ेगा। तो टर्मिनल फॉस्फेट के लिए आप -2 दे दीजिए, बाकी उसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उतने चार्ज ऐड कर दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन अगर देखें, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है
कि एक बेस पेयर का जो एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट माना गया है वो है 660 डाल्टन, और एक न्यूक्लियोटाइड का जो एवरेज बेस पेयर माना गया है वो माना गया 330 डाल्टन। ठीक है, तो इससे आप, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास 1000 बेस पेयर का एक न्यूक्लिक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, राइट, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब वहां पर 1000 बेस पेयर है, तो उसको 660 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 500 न्यूक्लियोटाइड का एक आरएनए मॉलिक्यूल है, तो आरएनए है तो वो डबल स्ट्रैंड तो होगा नहीं, तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड है, तो उसको 330 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 1000 बेस पेयर अगर एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो 1000 बेस पेयर डबल स्ट्रैंड डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? तो बेस पेयर का, एक बेस पेयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या मानते हैं? 660 डाल्टन मानते हैं। तो 1000 को 660 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डाल्टन में। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूक्लिक एसिड में और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सुपर कॉइलिंग। कि सुपर कॉइलिंग क्या है? तो सुपर कॉइलिंग को मैं अलग से ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, टोपोलॉजिकल आइसोमर। तो उम्मीद करता हूं कि न्यूक्लिक एसिड को लेके जो कंसेप्चुअल पार्ट है, स्टेबिलिटी को लेके जो चीज़ें हैं और किस तरीके से फोर्सेज जो हैं वो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डेंसिटी जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, डिफरेंट टाइप्स के जो डीएनए हैं वो आपको ये यहाँ से क्लियर हुए होंगे।